हेलो स्टूडेंट्स, आपका सभी का स्वागत है मेरे फिजिक्स चैनल फिजिक्स विद आरके सर। और हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल्ड में 12th क्लास का सिलेबस बिल्कुल चैप्टर नंबर वन से स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 से। और आपको इस चैनल पर पूरा सिलेबस मिलेगा, पूरे 12th क्लास का पूरा सिलेबस मिलने वाला है। और चाहे वो मेंस लेवल का हो चाहे वो नीट लेवल का हो, सब कुछ आपको मिलने वाला है। स्टार्टिंग क्या होने वाली है, मेनली हमारा क्या मोटिव रहेगा, पहले डिटेल्ड सिलेबस पढ़, बिल्कुल कंटेंट पढ़ना है, पूरा बेसिक्स। बिल्कुल इस तरह एक एक चीजों को ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। और बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाया जाएगा और साथ में ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, चाहे वो मेंस के हों और चाहे वो नीट लेवल के हों, ठीक है। तो आप सभी को बहुत मजा आने वाला है और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा हर चीज, ठीक है बेटा। तो शुरुआत करते हैं आज से। फर्स्ट डे है, फर्स्ट लेक्चर है और आप सभी को पूरी 12th क्लास की फिजिक्स सीखने को मिलेगी, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1, उसका नाम है मेरे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका नाम, है ना। अब देखिए मैंने यहां पर चैप्टर का नाम लिखा है। सबसे पहले जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो मीनिंग समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो वर्ड मैंने यहां पर आपको बोर्ड पर लिखा है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेनली दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वर्ड है मेरे बेटा इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है मेरे बेटा स्टैटिक्स, है ना। तो इस द इलेक्ट्रो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है मेरे बेटा स्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। जो ये इलेक्ट्रो है स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है बेटा। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन। स्टैटिक का मीनिंग होता है बेटा रेस्ट पोजीशन। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा और उन इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा जो इलेक्ट्रिक चार्जेस किस पोजीशन पर हो मेरे बेटा, रेस्ट पोजीशन पर होने वाले हैं। हमें उन चार्जेस के बारे में पढ़ने को मिलने वाला है। अब सबसे बड़ी बात है कि मैंने यहां पर लिखा है इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब सीधी सी बात यह है कि सबसे पहले हम मेन बात जान लेते हैं कि चार्ज क्या चीज होती है, ठीक है। तो तभी तो हम चीजों के बारे में जानने वाले हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्जेस और जो रेस्ट पोजीशन पर हैं। तो एक बार मैं इसको लिखता हूं, स्टडी द इलेक्ट्रिक चार्जेस which are at rest position, आपको अच्छे से यहां पर नोट्स में मिल जाएंगे बेटा। आपको ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे इस चीज को कैसे याद रखना है। मैं आपको हर चीज यहां पर प्रॉपर लिख कर दूंगा, आपको हर चीज मिलेगी आपको, है ना। तो स्टडी क्या करने में, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। और कौन से इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पोजीशन पर होते हैं, हम उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। अब सबसे पहली बात है कि जो मेन चीज स्टार्ट होने वाली है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या है, ठीक है बेटा। तो सबसे मेन चीज है बेटा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या हैं। देखिए तो भैया यहां पर लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए समझिए बड़े ध्यान से, किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी की ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये किसी दूसरे पार्टिकल या फिर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, अपने से रिपेल कर सकती है,
क्लियर बेटा? फिर से समझिएगा ध्यान से कि ये किसी भी पार्टिकल या फिर किसी भी बॉडी की ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये किसी दूसरे पार्टिकल या फिर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने से रिपेल कर सकती है। और सेकंड पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चार्ज हम उसको कहेंगे जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सके, उसको हम चार्ज कहते हैं। यदि कोई ऐसा पार्टिकल या फिर कोई बॉडी ऐसा ना कर पाए तो उसको हम चार्ज पार्टिकल या फिर चार्ज बॉडी नहीं कह सकते। तो सीधी सी बात यह है कि चार्ज क्या चीज होती है बेटा? चार्ज क्या चीज होती है? चार्ज एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या चीज होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of a body or a particle due to which attract or repel to the other body और पार्टिकल। अदर बॉडी और पार्टिकल को या तो वो अट्रैक्ट कर सके और या फिर क्या करे मेरे बेटा? रिपेल करे। और रिस्पॉन्सिबल, जो मेन चीज है मेरे बेटा ध्यान समझिएगा, रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसको चेंज नहीं किया जा सकता हो, जो फिक्स हो, फंडामेंटल हो। तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई दो पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, रिपेल हो सकते हैं। और किसी भी बॉडी या पार्टिकल के चारों तरफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे मेरे बेटा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। जो चार्ज होता है इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बेटा? क्यू से। स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं, कैपिटल क्यू से कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है मेरे बेटा। अब सबसे पहले इसके बारे में और जानने से पहले हम पहले इसकी यूनिट्स पढ़ लेते हैं। यूनिट्स ऑफ चार्ज क्यू, इसकी यूनिट्स क्या क्या होती है मेरे बेटा? यूनिट्स ऑफ चार्ज क्यू, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए मेरे बेटा, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई कहो या फिर एमकेएस कहो, एक ही बात है। एसआई यूनिट या फिर एमकेएस यूनिट है ना, वो होती है मेरे बेटा कूलाम। क्या होती है मेरे बेटा? कूलाम होती है। कूलाम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बेटा? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 1 कूलाम इक्वल टू होता है मेरे बेटा 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के बराबर होता है। 1 कूलाम किसके बराबर होता है मेरे बेटा? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के इक्वल होता है। 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के इक्वल होता है। अब बात आती है सीजीएस यूनिट पर। सीजीएस यूनिट, ध्यान दीजिएगा मेरे बेटा, सीजीएस यूनिट में जो पहली यूनिट होती है मेरे बेटा वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू का मतलब क्या होता है मेरे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और स्टैट कूलाम, और दूसरी क्या होती है मेरे बेटा? स्टैट कूलाम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टैट कूलाम, है ना। एक स्टैट कूलाम में कितने कूलाम होते हैं मेरे बेटा? एक स्टैट कूलाम में कितने कूलाम होते हैं मेरे बेटा? 1/3 इंटू 10⁹ कूलाम होते हैं। 1/3
3 × 10⁹ कूलाम होते हैं। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की। कैसी यूनिट होती है मेरे बेटा? स्मॉलेस्ट होती है। ये चार्ज की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है मेरे बेटा? स्टेट कूलाम होती है। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट स्टेट कूलाम होती है। सीजीएस की जो नेक्स्ट यूनिट होती है मेरे बेटा वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसका दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट कूलाम। एब्सोल्यूट कूलाम, और इसको हम सिंपली ए बी और कूलाम कह सकते हैं। एब कूलाम कह सकते हैं। अब एक एब कूलाम में कितने कूलाम होते हैं मेरे बेटा? एब्सोल्यूट, पूरा लिख देते हैं, एब्सोल्यूट कूलाम में कितने कूलाम होते हैं मेरे बेटा? 1/10 कूलाम के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता है मेरे बेटा? 10 कूलाम के इक्वल होता है। ध्यान दीजिएगा बेटा आगे। तो आपने अभी एसआई यूनिट देखी है मेरे बेटा, और सीजीएस यूनिट देखी है। सीजीएस में 2 पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टेट कूलाम। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट स्टेट कूलाम होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और जिसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट कूलाम। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं इसी पर ही, ध्यान से समझिएगा मेरे बेटा। प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती हैं कुछ। प्रैक्टिकल यूनिट्स, ये कौन सी यूनिट्स होती है मेरे बेटा? प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स देखिए, ये तब यूज होंगी जब चार्ज क्या हो मेरे बेटा? एक्सेस में हो, बहुत ज्यादा हो। चार्ज क्या हो मेरे बेटा? बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, तब ये यूनिट यूज होती है। और इसमें जो पहली यूनिट होती है वो क्या होती है मेरे बेटा? 1 एम्पियर इंटू आर। देयर इज इक्वल टू 1 एम्पियर आर, देयर इज इक्वल टू 3600 एम्पियर सेकेंड, या फिर 3600 कूलाम। 3600 कूलाम कह सकते हैं, ठीक है बेटा। प्रैक्टिकल यूनिट है पहली, है ना। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे। नेक्स्ट होती है फेराडे। 1 फेराडे इक्वल टू होता है मेरे बेटा 9650 कूलाम के बराबर होता है। 9650 कूलाम के इक्वल होता है, ठीक है बेटा। और ये बिगेस्ट यूनिट होती है, बिगेस्ट यूनिट होती है चार्ज की। सबसे बड़ी यूनिट फेराडे होती है मेरे बेटा, और सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है मेरे बेटा? स्टेट कूलाम होती है। तो बिगेस्ट यूनिट के बारे में बता दिया बेटा आपको, और सबसे छोटे यूनिट्स के बारे में आपको बता दिया। उम्मीद है यहां तक समझ में आएगा मेरे बेटा कि चार्ज क्या होती है, चार्ज की यूनिट्स क्या होती हैं। अब आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा आगे। चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उसने कैसे डिफाइन किया है? ध्यान से समझिएगा मेरे बेटा, कैसे डिफाइन किया चार्ज का। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस, 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, 2 तरह के चार्ज होते हैं मेरे बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग। अब वो 2 कौन कौन से होते हैं मेरे बेटा, उनको भी समझ लेते हैं कि वो 2 चार्ज होते कौन कौन से हैं, ठीक है बच्चे। वो 2 कौन कौन से होते हैं उनको भी समझ लेते हैं। चलिए इसी को रहने देते हैं। देखिए, पहला जो चार्ज होता है उसको कहते हैं मेरे बेटा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा जो चार्ज होता है मेरे बेटा वो होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये आता है कि 2 तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है, समझ में आया। एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक चार्ज नेगेटिव होता है। कि पॉजिटिव चार्ज क्या चीज होती है भाई?
और ये नेगेटिव चार्ज क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को इस बेसिस पर डिफाइन किया जाता है कि यदि कहीं इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, यदि कहीं इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो उसको कहेंगे हम नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और यदि कहीं इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, ध्यान समझ लीजिएगा पहले, यदि कहीं इलेक्ट्रॉन्स कम है किसी बॉडी या पार्टिकल के अंदर, हम उसको कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो सीधा सा मतलब ये आया कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन्स कम हो, और नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। तो भैया पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या निकला मेरे बच्चे? डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं मेरे बेटा? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं मेरे बेटा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं मेरे बेटा? हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं ना। बहुत सिंपल सी बात हुई भैया, जहां इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसको पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वहां उसको हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे। अब मान लीजिए मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, इसको बड़े ध्यान समझिएगा, ये और भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से आपको, है ना। ये आगे वाला और अच्छे से क्लियर होने वाला है आपको। मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है मेरे बेटा, ये एक न्यूट्रल बॉडी है जिसका मास मेरे बेटा m0 मान लिया मैंने। मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है जिसका मास मेरे बेटा m0 है। ध्यान से, अब न्यूट्रल बॉडी किसको कहते हैं? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं मेरे बेटा? बराबर होते हैं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे बेटा, बड़े अच्छे से समझिएगा। इस बॉडी को मैं ये चाहता हूं कि ये बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाए। मैं क्या चाहता हूं मेरे बेटा? अभी इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर हैं, पर मैं ये चाहता हूं कि ये बॉडी अब नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाए। सही है मेरे बेटा? तो मैं क्या करूंगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दूं मेरे बेटा? ऐड कर दूं। पहले नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर था, अब मैंने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? ये ज्यादा हो गया। तो अब ये बॉडी कैसा नेचर की बन चुकी है मेरे बेटा? अब इस बॉडी का कैसा नेचर आया मेरे बेटा? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बनी है। कैसी बॉडी बनी मेरे बेटा? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बनी। कैसी बॉडी बन गई मेरे बेटा? नेगेटिव चार्ज बॉडी बनी। अब और भी ध्यान से सुनो, जब मैं इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूंगा, ध्यान समझना, जब मैं इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूंगा तो इस बॉडी का मास क्या होगा मेरे बेटा? स्लाइटली इंक्रीजेस। बॉडी का मास क्या होगा मेरे बेटा? स्लाइटली इंक्रीजेस। इसका मतलब जब ये बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी बनती है तो नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास न्यूट्रल बॉडी के मास से क्या होता है मेरे बेटा? ज्यादा होता है, स्लाइटली ज्यादा होता है, चाहे वो कितना भी ज्यादा हो पर ज्यादा होता है। ठीक है बेटा? अब मैं ये चाहता हूं कि ये न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी बने। पॉजिटिव चार्ज बॉडी कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे, इस बॉडी को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। अब किसी भी तरह निकलने चाहिए भैया सीधे। तो इसका मतलब क्या है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दीजिए। सही है मेरे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दीजिए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तब इस बॉडी का नेचर क्या होगा मेरे बेटा? पॉजिटिव नेचर का होगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे तो सीधी सी बात है कि इसका मास क्या होगा मेरे बेटा? घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी का, जब वो कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनती है तो उसका मास न्यूट्रल बॉडी के मास से क्या होता है मेरे बेटा? कम होता है। जब कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनती है तो उसका मास स्लाइटली डिक्रीज होता है। जब कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनती है तो उसका मास स्लाइटली इंक्रीज होता है। अब ये समझ लीजिए बड़े ध्यान से, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थे। आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। देखिए, कोई भी बॉडी में ये पॉसिबल है कि उसके अंदर चार्ज नहीं है बट मास होना जरूरी है, एग्जिस्ट कर सकती है, बट ये कभी नहीं हो सकता
कि किसी बॉडी के अंदर मास नहीं है पर चार्ज दिया हुआ, ये नहीं हो सकता कभी, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है मेरे बेटा, चार्जलेस बॉडी इज पॉसिबल। चार्जलेस बॉडी तो पॉसिबल हो सकती है, बट मासलेस बॉडी डज नॉट। बट मासलेस बॉडी, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के अंदर मास नहीं है बट चार्ज है, ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे बेटा, ये इम्पॉसिबल सी चीज है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है बेटा, चार्ज की वैल्यू कितनी होती है ये बताना है। जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है ना ये, और जो ये नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 कूलाम होती है, और नेगेटिव चार्ज का होता है -1.6 10 की पावर -19 कूलाम, इनके मैग्नीट्यूड्स होते हैं। अब बात आती है कि 1.6 10 की पावर -19 का मतलब क्या है ना, ध्यान दीजिएगा मेरे बेटा। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 को हम क्या कहते हैं मेरे बेटा, क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटा, क्वांटा कहा जाता है। और इसका मतलब होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज below this quantity, below this quantity charge does not exist, charge does not exist। इसका मतलब समझ लेना बड़े ध्यान से, आधा चार्ज कभी एग्जिस्ट नहीं करता भाई, आधा कुछ नहीं होता। कि कहने लगो कि आधा 0.5 वैल्यू आएगी, नहीं तो 0.5 नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आगे क्वेश्चंस भी करेंगे तो और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आधा चार्ज कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो ही पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 1.5 चार्ज कुछ नहीं होता, 2.5 चार्ज कुछ नहीं होता, ये वैल्यूज कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। आगे ध्यान दीजिएगा मेरे बेटा, चार्ज, किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज है, जितना जब वो रेस्ट पोजीशन पर होगी, स्टैटिक लिखता हूं, स्टैटिक है ना, उतना ही चार्ज जब वो मोशन में होगी तब भी उतना ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैटिक पोजीशन किसी भी बॉडी या पार्टिकल में, या किसी भी बॉडी या पार्टिकल का मोशन की वजह से कभी चार्ज चेंज नहीं होता, बट मास चेंज होता है। चार्ज चेंज नहीं होता बट मास चेंज हो सकता है। और मास क्या होता है मेरे बेटा, m0 अपॉन में √1 - v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, है ना। जो ये m है ये रिलेटिविस्टिक मास है ना, यदि जो v की वैल्यू है c से बहुत कम हो तो नॉन रिलेटिविस्टिक आता है, और यदि v की वैल्यू c के बराबर हो तो रिलेटिविस्टिक हो जाता है। उस केस में इनफाइनाइट मास हो जाता है किसी भी पार्टिकल या फिर किसी भी बॉडी का। आगे ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज क्या होता है मेरे बेटा, स्केलर होता है। यदि चार्ज स्केलर होता है तो इसका मतलब ये हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉलो सिंपल एडिशन रूल। तो क्या करेगा मेरे बेटा, सिंपल एडिशन रूल को फॉलो करेगा। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यदि वेक्टर होता तब तो हमें फॉर्मूला पता होता है, 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, उनमें से कोई यूज होता। बट अब तो झंझट ही खत्म हो गया, जब चार्ज स्केलर है तो फिर तो सिंपल एडिशन रूल होगा। किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो उस बॉडी में प्रेजेंट टोटल चार्ज के सम के बराबर होगा, टोटल चार्ज के सम के इक्वल होगा।
अभी थोड़ा और समझ लेते हैं इसको, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव ये नेचर हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव ये बताते हैं कि इन दोनों पार्टिकल का, इन दोनों का एक दूसरे से अपोजिट नेचर होता है, ये ध्यान रखिएगा। इफ, यदि क्वेश्चन देखिएगा, यदि Q1 की वैल्यू -5 कूलाम है, Q2 की वैल्यू +10 कूलाम है, Q3 की वैल्यू मान लीजिए -6 कूलाम है, किसी भी बॉडी के अंदर के चार्जेस हैं ये, है ना। तो नेट चार्ज बताइए उस बॉडी में कितना होगा मेरे बेटा। नेट चार्ज बताना है कि इस बॉडी में नेट चार्ज कितना है। तो Q नेट बराबर क्या लिखा था बेटा अभी, Q1 प्लस में Q2 और प्लस क्या आएगा मेरे बेटा Q3। Q1 बराबर क्या दे रखा है मेरे बेटा -5 कूलाम, प्लस का साइन, +10 कूलाम, प्लस मेरे बेटा -6 कूलाम, कितना हो गया 6 और 5 11, तो क्या आ गया मेरे बेटा -1 कूलाम आ गया आंसर। कितना आ गया आंसर मेरे बेटा, -1 कूलाम आ गया। अब देखिए बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें हमने इसको जान ली हैं, अब इसके आगे चलते हैं, क्या कहता है आगे मेरे बेटा। देखिए दो सेम नेचर के जो चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, क्या करते हैं मेरे बेटा, एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं मेरे बेटा, एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे बच्चे, अट्रैक्ट। मतलब लाइक का मतलब नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, बट पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे पर अट्रैक्टिव वाला फोर्स लगाने वाले हैं। अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, यदि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट निकालूं, यदि Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 है और Q1 और Q2 लेस देन 0 है, तो इसका मतलब समझिए किस कंडीशन में अट्रैक्शन कहोगे और किस कंडीशन में रिपल्शन कहोगे। देखिए रिपल्शन कम होता है सेम नेचर का, यदि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करके आंसर फिर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये कंडीशन किसकी है मेरे बेटा, रिपल्शन की है। किसकी कंडीशन है मेरे बेटा, रिपल्शन की। एक चार्ज नेगेटिव और दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आने वाला है बेटा। और नेगेटिव का मतलब क्या, और दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा मेरे बेटा, अट्रैक्टिव। यदि दोनों का प्रोडक्ट Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब रिपल्शन हो रहा है, और Q1 और Q2 का यदि प्रोडक्ट 0 से कम है तो इसका मतलब अट्रैक्शन हो रहा है बच्चे। क्या हो रहा है मेरे बेटा, अट्रैक्शन। आगे समझिएगा बच्चे, जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है अभी, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, इसको बड़े ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यदि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है, कैसे होता है मेरे बेटा, रेस्ट पर होता है, तो वो अपने चारों तरफ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, अपने चारों तरफ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है मेरे बेटा, 0। मतलब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है बट उसका एक्सेलरेशन क्या है मेरे बेटा, 0। तो यदि उसका एक्सेलरेशन 0 होता है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है बट उसका एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे बेटा, 0 होता है, तो अपने चारों तरफ क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों करता है।
यदि कोई चार्ज पार्टिकल, ध्यान से समझिएगा मेरे बेटा, यदि कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करे, एक्सेलरेटेड और ऑस्युलेटरी मोशन करे, ऑस्युलेटरी, तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉमा मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। देखो जब रेस्ट पर होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मोशन विद एक्सेलरेशन 0 होगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। जब वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, मतलब ए की वैल्यू 0 अब नहीं है, तब वो क्या जनरेट करता है अपने चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तीनों जनरेट करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए देखिए आगे चलते हैं, इससे आगे उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कोई चार्ज ट्रांसफर करना है, एक चार्ज करना है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे बेटा, 1.6 10 की पावर -19 इतनी होगी वैल्यू, है ना। ऐड करना है तब भी इतनी होगी। किसका मतलब है कि यदि आप किसी भी बॉडी से कोई चार्ज बाहर निकालते हो तो वो इंटीजर होगा, किसका, 1.6 10 की पावर -19 का इंटीजर होगा। आप कितना भी ऐड कर सकते हो इसी फॉर्म में और कितना भी रिमूव कर सकते हो। इसको, इस प्रॉपर्टी को, इस चार्ज की इस प्रॉपर्टी को क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं मेरे बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी में का टोटल चार्ज यदि आप उसमें ऐड करो या फिर रिमूव करो, है ना, वो इंटीजर मल्टीपल होगा, किसका मेरे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, इंटीजर मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, +4 पॉजिटिव चार्ज यदि उस बॉडी में जो बच गया फिर उस बॉडी में ऐड हुआ है, और -4 या उस बॉडी में जो नेट चार्ज है वो ऐड हुआ है या फिर उसमें से रिमूव किया गया है नेट चार्ज, है ना, माइनस या प्लस। और n की वैल्यू क्या आएगी, कहां से शुरू हो गई मेरे बेटा, n = 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर मल्टीपल हो गया। अब सुनिए, यदि मैं किसी भी बॉडी में कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इस बॉडी का चार्ज कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज मैंने ऐड किया मेरे बेटा, Q = n की वैल्यू 1 × 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है बेटा, इतना चार्ज मैंने इसमें ऐड किया एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। यदि मैंने इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो इसका मतलब कितना चार्ज मैंने ऐड किया मेरे बेटा, -100 × 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज ऐड किया है। अब एक बात समझो, जब भी मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो उसका मास भी तो ऐड हो रहा है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं तो उसका मास भी तो बाहर जा रहा है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाई थी कि यदि हम किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज रिमूव करते हैं या फिर ऐड करते हैं, रिमूव करते ही उस बॉडी के अंदर, रिमूव करने से बड़े ध्यान समझना, रिमूव करते ही इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और ऐड करने से नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यदि चार्ज ऐड होता है तो मास भी तो ऐड होता है। इसका मतलब मास भी क्या होता है मेरे बेटा, क्वांटाइज्ड होता है। मास भी क्या होता है मेरे बेटा, क्वांटाइज्ड होता है। तो मास भी क्वांटाइज्ड होता है और चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है। तो फटाफट छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इसके, फिर आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर चलेंगे इसी के क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन क्या कहता है मेरे बेटा, फर्स्ट, ठीक है, कैलकुलेट चार्ज, कैलकुलेट नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको ये बताना है। एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम कहते हैं ना कि एक कूलाम चार्ज मैंने किसी बॉडी में ऐड कर दिया, तो आपसे पूछ रहा हूं मैं कि एक कूलाम की फॉर्म में आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड किए हैं। एक कूलाम के फॉर्म में आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। तो भैया सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। देखिए चार्ज कितना पूछ रहा है मेरे बेटा, 1 कूलाम है ना, तो Q बराबर क्या होता है मेरे बेटा, Ne। बेटा N बराबर क्या होगा मेरे बेटा, Q बाई E। Q बराबर क्या है 1 कूलाम और E बराबर क्या है 1.6, 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल, 1 अपॉन में 1.6, 10 की पावर माइनस 19 की वैल्यू होती है मेरे बेटा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक कूलाम चार्ज बनता है। इतने इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक कूलाम चार्ज बनता है। ठीक है मेरे बेटा, यदि 2 कूलाम होगा तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 होगा तो इसके 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सीधी सी बात है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कैलकुलेट चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल। कैलकुलेट चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल, है ना। देखिए इस बात को बड़े ध्यान से समझना, एल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है। एल्फा का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस 2He4। यदि ये जो 2 होता है ये चार्ज नंबर कहते हैं ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको चार्ज नंबर कहते हैं इसको, ना। इस 2 का मतलब होता है कि इसके अंदर इतना ही नेगेटिव चार्ज है और इसके अंदर इतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब N की वैल्यू कितनी है मेरे बेटा 2, तो चार्ज कितना आया मेरे बेटा Q इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो कितना आंसर आएगा मेरे बेटा 3.2 प्लस और माइनस दोनों यूज कर सकते हो, प्लस और माइनस इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। आपसे ये पूछा जाता है कि कितना नेगेटिव चार्ज होता है, सो माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और कितना पॉजिटिव चार्ज होता है मेरे बेटा प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तरफ चलते हैं बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर। कोई एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है मेरे पास, है ना, जिसका चार्ज प्लस 10 कूलाम दे रखा है। इनिशियल चार्ज है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है जिसके अंदर प्लस 10 कूलाम चार्ज है। इसमें 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया गया है। इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया गया है, ऐड किया गया है इलेक्ट्रॉन्स को 10 की पावर 20। तो फाइंड द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। फाइनल चार्ज बताइए कितना हो। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, कोई एक कंडक्टर है जिसके पास 10 कूलाम चार्ज प्लस 10 कूलाम चार्ज था, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया गया है। तो बताइए फाइनल चार्ज कितना आया। इतने इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज ऐड हुआ, ये तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं ना मेरे बेटा, ये क्या ऐड किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना चार्ज ऐड किया देखिए। तो Q इक्वल टू मेरे बेटा माइनस N इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, है ना। N की वैल्यू कितनी है मेरे बेटा 10 की पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कितना हो गया मेरे बेटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.6 इंटू 10, तो कितना ऐड किया, कितना हो गया मेरे बेटा 16 कूलाम ऐड किया गया। 16 कूलाम क्या किया गया मेरे बेटा, ऐड किया गया है। 16 कूलाम चार्ज को हमने ऐड किया है। तो फाइनल चार्ज कितना हो गया मेरे बेटा, फाइनल देखो इतना तो मैंने ऐड किया और इतना चार्ज उसके अंदर था, तो फाइनल चार्ज कितना हो गया मेरे बेटा उस बॉडी का, -6 कूलाम चार्ज हो गया। कितना हो गया मेरे बेटा, -6 कूलाम चार्ज हो गया उस बॉडी का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो ये कह रहा है कि मेरे पास 2 बॉडी हैं, ये बॉडी A है और ये बॉडी मेरे बेटा B है। A और B
दो बॉडी है मेरे बेटा, है ना। वो कह रहा है इस ए बॉडी से 2000 इलेक्ट्रॉन्स को बी में भेजा गया है और बी से 500 इलेक्ट्रॉन्स को ए में भेजा गया है। 500 इलेक्ट्रॉन्स को ए में भेजा गया है, ठीक है बेटा। ए में भेजा गया है, तो बताना यह है कि डिफरेंस बताइए दोनों के बीच का, क्यू ए और माइनस क्यू बी बताइए कितना आएगा। क्यू ए माइनस क्यू बी बताइए कितना आएगा। सुनो ध्यान से, ए से 2000 इलेक्ट्रॉन्स बी में लेकर गए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बॉडी में प्लस के 2000 चार्ज जनरेट हो गए, प्लस के जनरेट हो गए, और बी वाली बॉडी में माइनस 2000 चार्ज जनरेट हो गए, माइनस बी में, है ना। माइनस 500, इसमें से 500 इधर ले गए, तो कितना बच गया मेरे बेटे यहाँ पर 1500 माइनस, और इसमें कितना था प्लस 200 प्लस का, तो ये 500 ऐड कर दिया तो कितना हो गया मेरे बेटा प्लस 200 माइनस 500 कितना हो गया मेरे बेटा प्लस के 1500। तो ए में कितना चार्ज आया मेरे बेटा, ए में, ए बॉडी में चार्ज आ जाएगा मेरे बेटा प्लस 1500, और यहां पर लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। और बी में कितना होगा मेरे बेटा, बी वाली बॉडी में कितना होगा मेरे बेटा माइनस 1500 इंटू क्या आएगा मेरे बेटा ई आएगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा मेरे बेटा क्यू ए माइनस क्या आएगा मेरे बेटा क्यू बी। क्यू ए कितना है प्लस 1500 इंटू ई, और माइनस 1500 इंटू क्या आ गया मेरे बेटा ई, तो कितना हो गया मेरे बेटा 3000, और क्या आ गया ई, तो 3000। ई की वैल्यू कितनी है मेरे बेटा प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर क्या आ गया माइनस 19, कितना हो गया भैया ये 4.8 इंटू कितना हो गया 10 की पावर माइनस 16 कूलाम। कितना हो गया आंसर मेरे बेटा, दोनों में चार्ज का डिफरेंस कितना हो गया 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16 कूलाम हो गया, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, कोई एक बार अच्छे से देखते रहो एक एक चीजों को, कोई और नोट्स प्रॉपर बनाते रहना, तभी चीजें समझ में आती हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट चार्ज ऑन 27 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ लेना बेटा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। 27 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर कितना चार्ज बनता है। 27 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन से मिलकर कितना चार्ज बनता है ये बताना है। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। देखिए सॉल्यूशन देखिए मेरे बेटा, सॉल्यूशन देखिए बेटा, m इक्वल टू क्वांटाइजेशन पढ़ाया था मैंने n, और यहां पर क्या है मेरे बेटा m e। n बराबर क्या आएगा मेरे बेटा m अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना दे रखे हैं मेरे बेटा 27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है मेरे बेटा। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, 9 से 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो n, तो भैया 27 किलोग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10 की पावर 31 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 27 किलोग्राम में इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कितना हुआ मेरे बेटा माइनस एन ई, तो भैया माइनस 3 इंटू 10 की पावर 31 और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। क्या आएगा आंसर बच्चे माइनस 4.8 इंटू 10 की पावर 12 कूलाम। 4.8 इंटू 10 की पावर 12 कूलाम। 27 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन मिलकर इतना चार्ज क्रिएट करते हैं। क्लियर बेटा, इतना चार्ज क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको यह बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो भैया फर्स्ट दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है बेटा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और थर्ड दिया हुआ है बेटा 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एंड फोर्थ वन दिया हुआ है बच्चे 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। ये चार दिए हुए हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बड़े सिंपल सी बात है, ये सभी चार्ज की वैल्यू दे रखी है ना। तो भैया क्यू एन बराबर क्या आएगा मेरे बेटा, एन बराबर 6.4 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। 4 टाइम कैंसिल हो गया मेरे बेटा, तो ये कितना आएगा मेरे बेटा 40। तो n की वैल्यू कितनी 40 एग्जिस्ट कर सकती है, इसका मतलब ये तो कर रहा है मेरे बेटा है ना। देखिए नेक्स्ट देखिए 3.2 का मतलब क्या है मेरे बेटा, n इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कैंसिल हो गया बेटा, 2 आ गया। एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। चलिए लास्ट वन देखते हैं मेरे बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻17 अपॉन में 1 इंटू 10⁻⁻19 कितना आएगा मेरे बेटा, ये 100 आएगा। कितना आएगा 100 कर सकता है एग्जिस्ट। इसको देख लेते हैं 4 इंटू 10⁻⁻19 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। ऊपर हो गया मेरे बेटा 40 और नीचे हो गया 16, 4 से 4 टाइम, 4 से 10 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम, तो कितना आ गया मेरे बेटा 2.5। ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आंसर है इसका मेरे बेटा कि थर्ड ऑप्शन है कि 2.5 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए उम्मीद है आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखने वाला हूं बोर्ड पर, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है मेरे बेटा कैलकुलेट चार्ज ऑन कैलकुलेट चार्ज ऑन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम वाटर में कितना चार्ज होता है। पहले निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फिर निकालेंगे जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फिर तो चार्ज निकालना बहुत इजी हो जाएगा बेटा ना। देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या है, एवोगैड्रो नंबर दे रखा है मेरे बेटा 6.02 10⁻23 और बेटा मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है मेरे बेटा 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है मेरे बेटा 18 ग्राम। जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है वो बड़े ध्यान से सुनिए। यदि हम 18 ग्राम का वेट करें, यदि मैं इतने पार्टिकल्स का वजन करूं तो उनका वजन वेट मास कितना आएगा मेरे बेटा 18 ग्राम आएगा। कितना आएगा मेरे बच्चे 18 ग्राम आएगा। सुनिए सॉल्यूशन देखिए मेरे बच्चे, बहुत आसान है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं मेरे बेटा, इतने होते हैं, ये तो गिवन है। तो भैया 100 ग्राम में कितने होंगे बेटा, तो फिर 100 ग्राम में कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना 6.02 10⁻23 अपॉन में 18 इंटू 100 मेरे बेटा, अपॉन में 18 इंटू कितना है मेरे बच्चे 100। इसका सॉल्व देख लेता हूं ये होके कितना आया मेरे बच्चे, ये आएगा सॉल्व होके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे
3.34 इंटू 10 की पावर 24। 3.34 इंटू 10 की पावर 24, ये n आ गया। n का मतलब क्या है, ये लिख लेना अच्छे से। n का मतलब क्या है यहां पर, है ना, n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मेरे बेटा। ये n क्या है मेरे बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब सुनिए, H2O में कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे बेटा, H2 के 2 और ऑक्साइड के 8, कितना हो गया, 10 हो गए। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा मेरे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए मेरे बेटा, n डैश इक्वल टू, भैया n इंटू कितना आएगा मेरे बच्चे, एक में कितने हैं 10, तो n की वैल्यू कितनी है मेरे बेटा 3.34, 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 हो गया, तो कितना आएगा मेरे बेटा 3.34 इंटू 10 की पावर कितना आएगा मेरे बेटा 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं मेरे बेटा 3.34 इंटू 10 की पावर 25 हो गया 25। अब आपको चार्ज निकालना आसान है, तो Q बराबर क्या आएगा मेरे बेटा n डैश ई, n डैश कितना है मेरे बेटा 3.34, 10 की पावर 25 और मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये आएगा मेरे बेटा 5.3 समथिंग आएगा इंटू 10 की पावर कितना आ गया मेरे बेटा 6 कूलाम आ गया आंसर। 10 की पावर कितना आ गया मेरे बेटा 6 कूलाम। समझ लीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन को, मैं एक बार अच्छे से रिपीट कर देता हूं। आपको पूछा जा रहा है कि 100 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ चार्ज ने बताइए कितने होते हैं। एवोगैड्रो नंबर पता है, मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो 100 में कितने होंगे, 100 में होंगे मेरे बेटा इतने, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए टोटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए मेरे बेटा, ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर चार्ज निकालना बहुत आसान है। वो कितना हो गया Q इक्वल टू एन डैश ई इक्वल टू, ये आ गया भैया इतना। ठीक है बच्चे, तो चलिए आगे चलते हैं बेटा अब। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, किसी भी बॉडी से, ये कोई एक बॉडी है, हर सेकंड 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बाहर निकल जाते हैं। तो बताना है कि एक कूलाम चार्ज को बाहर जाने में कितना टाइम लगने वाला है। टाइम बताइए कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, रिपीटेड चलो, ठीक है, कितना टाइम लगने वाला है ये देखना है। ठीक है बेटा, देखिए फिर से क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बाहर जा रहे हैं, एक कूलाम चार्ज को बाहर जाने में कितना टाइम लगने वाला है ये बताना है। देखिए इतने जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो ये भी देखना है कि कितने चार्ज को बाहर लेकर जा रहा है, ये इतने इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज बाहर जाता है। तो 10 की पावर 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, इतना चार्ज पर सेकंड बाहर जाता है, इतना चार्ज पर सेकंड बाहर जाता है। तो बहुत सिंपल सा पढ़ेंगे, इतने चार्ज को बाहर जाने में टाइम लग रहा है 1 सेकंड, है ना, 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड का टाइम लगता है। तो भैया एक कूलाम को बाहर जाने में कितना टाइम लगेगा मेरे बेटा, 1 अपॉन में 10 की पावर 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 सेकेंड, इतना लगेगा। सॉल्व कर लें इसे। इसको जब सॉल्व करते हो तो मैंने पहला ही क्वेश्चन कराया था, कितनी आई थी वैल्यू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन में मेरे बेटा 10 की पावर 10, तो कितना आ गया मेरे बच्चे 6.25 इंटू 10 की पावर 8 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा एक कूलाम चार्ज को इस बॉडी से बाहर जाने में। एक कूलाम चार्ज, इतना टाइम लगेगा एक कूलाम चार्ज को बाहर जाने में। आगे ध्यान दीजिएगा मेरे बेटा, मैं आपको इसके आगे वाली चीजें बहुत अच्छे से और क्लियर करनी पड़ेंगी आप सभी को भी,
और उन सब में हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा कि अब जो शुरू होने वाला है ये सब जो था ये तो बेसिक था बहुत ही अभी, अब जो आने वाला है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आगे हमें देखने को मिलते हैं। देखिए उसको कहते हैं मेरे बेटा चार्जिंग। चार्जिंग, एक मिनट, चार्जिंग को पढ़ने से पहले पहले हम एक चार्ज की एक छोटी सी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी समझ लेता हूं, उसको बहुत डिटेल में एक नहीं दो चीजें समझाऊंगा, क्योंकि एक तो अभी यूज होने वाली है और एक होगी बाद में यूज होगी, कि उसको अभी समझा देते हैं। देखिए मेरे पास ये कोई एक मटेरियल है, ठीक है मेरे बेटा, ये एक मटेरियल है मेरे पास, है ना, कोई मेटल है ये एक मेटल है, मेटल है मेरे बेटा ये, ठीक है। इस मेटल के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, ये एटम्स हुए, ठीक है बेटा। इन सभी एटम का इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है। बाहर आने का मतलब ये है कि वो यहां आ गया है, ऐसा नहीं है कि वो मेटल सरफेस से बाहर आ गया, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहां पर। ये फ्री है, इसका मतलब इन सभी पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो इनका पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर है ना मेरे बेटा इनका। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इन जगह आसानी से मूव कर सकता है क्योंकि ये फ्री है, बट ये इतना भी फ्री नहीं है कि हम किसी भी मेटल सरफेस को ऐसे हिलाएं और इलेक्ट्रॉन गिरने लग जाएं, क्योंकि वो फ्री है, नहीं है, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होती है। देखिए जब जब ये इलेक्ट्रॉन जब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो ये एटम का पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करके वापस खींच लेगा। जब जब ये बाहर जाने की कोशिश करेगा तो इन एटम का पॉजिटिव चार्ज इसको वापस वहीं खींच लेगा। तो ये बाहर जाने इसके लिए आसान नहीं है, बट ये बाहर जाना चाहता है। ये बाहर सिर्फ एक ही कंडीशन में जा सकता है, ये बाहर जाने के लिए इसके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए। और वो कैसे हो सकती है? यदि मैं इसको एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर दूं, तो जो एनर्जी मैं इसको दूंगा, ये मैंने एच न्यू एनर्जी दी, जो एनर्जी मैं दूंगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को कर लेगा एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करके हाई काइनेटिक एनर्जी से निकल जाएगा बाहर। हाई काइनेटिक एनर्जी से क्या चला जाएगा मेरे बेटा? बाहर चला जाएगा। अब सुनिए नया कॉन्सेप्ट, ऐसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर चला जाए, ऐसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटा? वर्क फंक्शन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच फ्री इलेक्ट्रॉन due to which free electron jump from the metal surface, from the metal surface, मेटल सरफेस से बाहर जंप कर जाए। और इस वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात और सुन लीजिए, जिस सरफेस का वर्क फंक्शन कम होगा उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब वो आसानी से निकल सकता है। जिसका ज्यादा होगा उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा एक तरह से ना, ठीक है बेटा। तो जिसका कम वर्क फंक्शन है वो जल्दी बाहर निकल जाता है। सुनिए ध्यान से, एक प्रॉपर्टी और है जो आगे यूज होने वाली है, ठीक है बेटा। देखिए मान लीजिए मेरे बेटा, यो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल,
इसका भी टॉपिक लिख देता हूं बेटा, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी, इसको देखो ऐसा साइन होता है, इसका एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन एप्सिलॉन नॉट, और वैसे इसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कहते हैं। इसको समझ लेना बड़े अच्छे से। मेरे पास कोई एक मटेरियल है, मेटल हो सकता है, कंडक्ट मेटल है ये कोई मेरे पास एक मेटल है मेरे बेटा, इसको बड़े अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत यूज होने वाला है आगे, ठीक है। मैंने यहां पर दो प्लेट लगाई, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है मेरे बेटा और इस प्लेट पर मेरे बच्चे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अभी जिनका जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं वो बड़े ध्यान से अच्छे से याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है बेटा। इसके अंदर एटम्स होंगे और एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा और एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज भी होगा। पॉजिटिव की वजह से जो पूरे एटम के अंदर, ध्यान से सुनना, ये एटम है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में ऐसे बंधे हुए हैं ना, बट जैसे ही फील्ड प्लेट्स लगाते हैं जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इधर शिफ्ट। नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा मेरे बेटा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव पॉजिटिव। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे बेटा, पोलराइजेशन कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर को जब भी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर के चार्जेस पोलराइज्ड हो जाते हैं और इस फेनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटा, पोलराइजेशन कहते हैं। जब ये पोलराइजेशन हुआ तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है ये ई नॉट, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी मेरे बेटा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो अंदर भी एक पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, सही है। अब इन दोनों, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज कर रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा मेरे बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा मेरे बेटा, ई नॉट, और माइनस क्या आएगा मेरे बेटा, ई पी आएगा। ई नॉट माइनस क्या आएगा मेरे बेटा, ई पी, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया ई नॉट माइनस ई पी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से या जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है। यदि किसी की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज्यादा है तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा अपोज करेगी, यदि किसी की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कम है तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम अपोज करेगी। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब होता है ऐसा पैरामीटर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करे मेरे बच्चे, अपोज करे। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करे मेरे बेटा, अपोज करे। तो यहां पर क्या लिख दूं मेरे बेटा, अपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान से, इस परमिटिविटी के वैक्यूम में जो वैल्यू होती है वो होती है मेरे बेटा 8.85 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है। अब एक चीज और समझिए, जिसको कहते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और दूसरा नाम होता है इसका रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए ध्यान से, रिलेटिव परमिटिविटी रिप्रेजेंटेड बाय द के और
एप्सिलॉन आर रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये दो परमिटिविटी के बीच का रेशो होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी इन वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इस जो के की वैल्यू है, समझ लेना बेटा, के की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए, के की वैल्यू 80 होती है मेरे बेटा वाटर के लिए, रिलेटिव है बेटा ये, और के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, क्या होती है मेरे बेटा, इनफाइनाइट, किसके लिए, मेटल्स के लिए। अब सुनिए ध्यान से, एक बार मैं पुराने उस पर चलता हूं, ये याद रखना, इस चीज को याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से। यदि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी, मेटल ले लिया, यदि मेटल की रिलेटिव परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है, इसका मतलब यह हुआ जितना बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये अंदर जनरेट कर लेता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है मेरे बेटा, 0। याद रखना, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरे बच्चे, 0 होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, 0 होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब पढ़ते हैं चार्जिंग। चार्जिंग, चार्जिंग क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज को हम चार्जिंग कहते हैं। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब भी चार्ज ट्रांसफर होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं मेरे बेटा, चार्जिंग कहा जाता है, चार्जिंग प्रोसेस है। सुनिए ध्यान से, 3 मेथड होते हैं चार्जिंग के। पहला मेथड होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मेथड। देखिए फ्रिक्शन क्या चीज होती है मेरे बेटा, जब भी दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, दो बॉडीज को जब भी आपस में हम रब करते हैं तो एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी बॉडी पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब ये कि उससे इलेक्ट्रॉन दूसरी में चले गए हैं, तभी तो पॉजिटिव आया है। और जिसमें नेगेटिव चार्ज आया है इसका मतलब इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए हैं। रिमूव किससे होते हैं, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। इस मेथड को फ्रिक्शन मेथड कहा जाता है कि मेरे पास ये एक बॉडी है ए और ये एक दूसरी बॉडी है बी, ए बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होगा और बी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब ये है कि ए बॉडी का वर्क फंक्शन फाई ए और बी बॉडी का वर्क फंक्शन फाई बी। इसका मतलब क्या है कि फाई ए इज ग्रेटर देन फाई बी। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस बॉडी के अंदर गए हैं। इस मेथड को फ्रिक्शन मेथड कहा जाता है कि जब एक बॉडी से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन की वजह से हम ट्रांसफर हो जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं मेरे बेटा, चार्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटा, चार्जिंग कहा जाता है। उम्मीद है यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं मेरे बेटा। जो सेकंड मेथड होता है, सेकंड जो मेथड होता है उस मेथड को कहते हैं मेरे बेटा कंडक्शन। कंडक्शन मेथड। कंडक्शन क्या होता है मेरे बेटा, जब भी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते हैं, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं, कांटेक्ट की वजह से एक बॉडी के चार्जेस दूसरी बॉडी में चले जाते हैं और जब तक जाते रहेंगे जब तक दोनों के चार्ज बराबर ना हो जाएं। चार्ज हम नहीं कह सकते जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाएं, और पोटेंशियल डिफरेंस जब तक दोनों का 0 ना हो जाए तब तक होंगे। अब एक बात समझिएगा, यदि किसी भी बॉडी को यदि मैं Q चार्ज देता हूं, Q चार्ज देने पर उस बॉडी का पोटेंशियल बढ़ जाता है। V क्या है मेरे बेटा, पोटेंशियल है। V क्या है मेरे बेटा, पोटेंशियल है। तो Q चार्ज देने पर क्या बढ़ जाता है मेरे बेटा, पोटेंशियल बढ़ जाता है। और Q इक्वल टू होगा मेरे बेटा CV के। CV, C क्या है मेरे बेटा, कैपेसिटेंस होता है। C क्या होता है मेरे बच्चे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या चीज है,
चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। किसी भी मटेरियल की चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को क्या कहते हैं मेरे बेटा? कैपेसिटेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे बेटा? कैपेसिटेंस कहा जाता है। इस चीज को यहां पर अप्लाई करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। मेरे पास कोई ए बॉडी है, ध्यान समझना, और मेरे पास कोई बी बॉडी है। ठीक है मेरे बेटा, मेरे पास कोई ए बॉडी है और मेरे पास कोई एक बी बॉडी है। ए का जो चार्ज है वो Q1 है और बी का जो चार्ज है वो Q2 है। अभी ए का जो पोटेंशियल है वो V1 है और बी का जो पोटेंशियल है V2 है। ये कहानी है बिफोर कंडक्शन की। ठीक है मेरे बेटा, ये कहानी किसकी है मेरे बेटा? बिफोर कंडक्शन। मैंने क्या किया, ए और बी को टच करके रखा। ये ए है और ये मेरे बेटा बी है। कब तक चार्ज ट्रांसफर होते रहेंगे? जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाएं। जब पोटेंशियल बराबर होंगे तो चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ये ए है और ये बी है। अब जब चार्ज शेयर हुए हैं तो पहले वाले पर जो चार्ज आएगा वो Q1 डैश आएगा और दूसरे वाले पर जो चार्ज आएगा वो Q2 डैश आएगा। पहले वाले पर Q1 डैश और दूसरे वाले पर कितना आया मेरे बेटा? Q2 डैश चार्ज आया। अब Q1 बराबर क्या लिखूंगा मेरे बेटा? Q1 बराबर C1V और Q1 डैश बराबर C1V और Q2 डैश बराबर क्या आएगा मेरे बेटा? C2V आएगा। Q1 डैश बराबर क्या आया मेरे बेटा? C1V और Q2 डैश बराबर क्या आया मेरे बेटा? C2V आया। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा मेरे बच्चे। आगे पढ़ते हैं, चलो यहां समझा देता हूं इसको। देखिए, सो Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश इक्वल टू होता है मेरे बेटा C1 अपॉन में C2। क्या होता है मेरे बेटा? C1 अपॉन में C2। चलिए आगे चलते हैं। स्पेरिकल कैपेसिटर, यदि कोई कंडक्टर स्पेरिकल है जिसका रेडियस R है, जिसका रेडियस R है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। सो Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश इक्वल टू क्या आएगा मेरे बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन में क्या आएगा मेरे बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। कैंसिल कर दूं मेरे बेटा? सो Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश बराबर क्या आएगा बेटा? R1 अपॉन में क्या आएगा मेरे बच्चे? R2 आएगा। सही है। एक बार मैं पिछले उस पर पेज पर चलता हूं कि इसका रेडियस था R1 और इसका रेडियस था R2। अभी भी रेडियस यहां पर R1 है और ये रेडियस मेरे बेटा R2 है। आगे ध्यान दीजिएगा, यदि मुझे Q1 डैश निकालना है तो क्या करेंगे मेरे बेटा? Q1 अपॉन में Q1 प्लस में Q2 और एक सेकंड, शायद मैंने उल्टा लिख दिया ये। यदि मुझे Q1 डैश निकालना है तो R1 अपॉन में R1 प्लस में R2 और यहां पर आएगा मेरे बेटा Q1 और प्लस में क्या आएगा मेरे बच्चे? Q2। यदि मुझे Q2 डैश निकालना है सो R2 अपॉन में R1 प्लस में R2 और यहां पर क्या आएगा मेरे बेटा? Q1 और प्लस में क्या आएगा मेरे बेटा? Q2। इफ यदि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू यदि R के बराबर है ना, तब क्या आएगा मेरे बेटा? Q1 डैश बराबर आएगा Q1 प्लस में Q2 अपॉन में 2, यदि बराबर बराबर हो मेरे बेटा, और Q2 डैश इक्वल टू आएगा मेरे बच्चे Q1 प्लस में Q2 अपॉन में 2, बराबर बराबर 4 चला जाएगा यदि दोनों के रेडियस बराबर हैं तो। दोनों का फटाफट एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे मेरे बच्चे। ध्यान से समझिएगा मेरे बेटा। दो कंडक्टर है मेरे पास,
इसके पास चार्ज है Q1 और इसके पास चार्ज है 0 और दोनों का रेडियस बराबर है, R बराबर दिया हुआ है। वो कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज आफ्टर कंडक्शन। तो दोनों का क्या किया मैंने, एक बार टच करके रखा, कितना हो गया टोटल चार्ज, Q हो गया, A है और ये B। तो A को अलग करेंगे तो कितना आएगा चार्ज मेरे बेटा, Q/2, और B पर भी कितना आएगा मेरे बेटा, Q/2। Q/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे बेटा, ये बेसिक्स क्वेश्चंस है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे पास ए बॉडी है मेरे बेटा, ये बी है और ये सी है। ए पर मेरे बेटा चार्ज क्यू है, बी पर 0 है और सी पर क्यू है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले बी को ए के साथ टच किया, फिर बी को सी के साथ टच किया, फाइनल चार्ज बताइए बी पर कितना होगा। देखो ये ए है और ये बी है, टोटल चार्ज कितना हो गया, Q प्लस में 0 बराबर कितना आ गया Q। तो B पर कितना चार्ज आया मेरे बेटा, B पर आया आधा चार्ज Q/2। बेटा बराबर बराबर साइज के हैं ये। अब कह रहा है इस B को C के साथ टच किया तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q/2 प्लस में मेरे बेटा Q कितना हो गया मेरे बेटा, 3Q/2। अब बताइए B पर कितना आया मेरे बेटा, कंडक्शन के बाद 3Q/ कितना आएगा मेरे बेटा, 4 आएगा। कितना आएगा मेरे बेटा, 3Q/4। देखिए यदि मैं A को पॉजिटिव मान लेता हूं तो B को भी क्या, C को भी क्या माना मेरे बेटा, मैंने पॉजिटिव मान लिया। C को भी क्या माना बेटा, पॉजिटिव। एक बात और समझा देता हूं आपको इस क्वेश्चन से कि मान लीजिए A पर चार्ज था पॉजिटिव, तो भैया A पर यहां भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पर आधा हो जाएगा। B पर भी क्या होगा मेरे बेटा, पॉजिटिव। तो कंडक्शन के बाद है ना रिपल्शन होता है, ये याद रखना। कंडक्शन के बाद क्या होता है मेरे बेटा, रिपल्शन होता है, रिपल्शन। ठीक है, कंडक्शन प्रोसीड्स रिपल्शन, कंडक्शन प्रोसीड्स रिपल्शन। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अब मेरे पास दो बॉडी हैं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। ये 5 सेंटीमीटर है और 10 माइक्रो कूलाम चार्ज है। ये 10 सेंटीमीटर है और 20 माइक्रो कूलाम है। कैलकुलेट द चार्ज आफ्टर कंडक्शन। देखिए तो भैया Q1 डैश बराबर क्या लिखा था, R1 अपॉन में R1 प्लस में R2, और यहां पर क्या था Q1 प्लस में Q2, यही था। चलिए R1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 अपॉन में कितना आ गया, 10 प्लस 5 15, और 10 प्लस 20 कितना हो गया मेरे बेटा, 30। 15 2 जा 30 और 5 दूनी 10, 10 माइक्रो कूलाम आएगा ए वाली बॉडी पर चार्ज। 10 माइक्रो कूलाम आएगा मेरे बेटा ए वाली पर। बी पर कितना आएगा फिर मेरे बेटा, R2 अपॉन में R1 प्लस में R2, और यहां पर क्या है मेरे बेटा, Q1 प्लस में Q2। कितना आएगा मेरे बच्चे, 10 अपॉन में 15 और मल्टीप्लाई क्या लिख दो मेरे बेटा, 13। 15 2 जा 10 20 माइक्रो कूलाम। कितना है मेरे बेटा, 20 माइक्रो कूलाम। हाँ चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कि जो चार्जिंग का जो थर्ड मेथड है और लास्ट मेथड है चार्जिंग का ना, उसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंडक्शन, और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इंडक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है ये मेथड मेरे बेटा, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक सा है, कुछ नहीं है इसमें भी, जैसे पहले मेथड थे वो सही है। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल का है मैंने, मेरे पास क्या है मेरे बेटा, एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल, जिसका मास है मेरे बेटा m0।
मास कितना है मेरे बेटा इस न्यूट्रल बॉडी का, एम नॉट। मैंने यहां पर एक बड़ी सी बॉडी रखी, जिस बॉडी के पास चार्ज है मेरे बेटा पॉजिटिव, टच नहीं करना है, टच हो गया तो फिर कंडक्शन हो जाना है, पर हम मेथड पढ़ रहे हैं मेरे बेटा इंडक्शन, प्लस पॉजिटिव चार्ज है। इस वाली बॉडी को इंड्यूसिंग बोलते हैं, इंड्यूसिंग बॉडी, इंड्यूसिंग बॉडी। और इसका दूसरा नाम भी होता है इंड्यूसर। क्या नाम होता है मेरे बेटा, इंड्यूसर भी कहते हैं, इंड्यूसिंग बॉडी, या फिर हम जर्नली इसको इंड्यूसर भी कह सकते हैं। इस पूरी बॉडी में ये बड़ा चार्ज है, जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस साइड खींच लेगा, यहां पर आ जाएगा। और जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, रिपल्शन की वजह से इस साइड चला जाएगा, रिपल्शन की वजह से इस साइड चला जाएगा। बट जो मेन बात है भी याद रखिएगा, अभी भी जो नेट चार्ज है वो भी क्या है मेरे बेटा, जीरो। नेट चार्ज कितना है अभी मेरे बेटा, जीरो। भाई चार्ज सेपरेट ही तो किए हैं, है तो बॉडी के अंदर ही, अभी भी नेट चार्ज क्या होगा मेरे बेटा, जीरो होगा। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है मेरे बेटा, स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2 क्या है मेरे बच्चे, ये इंड्यूसर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बेटा, और ये इंड्यूस्ड बॉडी है जिसके अंदर हम चार्ज जनरेट करा रहे हैं। मैंने क्या यहां पर नेगेटिव चार्ज दे रखा था, मैंने क्या किया, इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। क्या देखते हैं, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉडी के अंदर ऐड होते चले जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, ऐड हुए इलेक्ट्रॉन्स। अब जो नेट चार्ज होगा वो अब जीरो नहीं होगा, नेट चार्ज मेरे बेटा जीरो अब नहीं होगा। इस मेथड को हम क्या कहते हैं मेरे बेटा, इंडक्शन मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बेटा इस मेथड को, इंडक्शन मेथड कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, स्टेप नंबर 3 क्या हुआ मेरे बेटा, स्टेप नंबर 3, ये बॉडी थी, इस बॉडी को हमने क्या जनरेट कर दिया मेरे बेटा, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बना दिया। पहले नेट चार्ज जीरो था और अब नेट चार्ज जीरो नहीं है। अब सुनिए, इस पर जो चार्ज जनरेट हुआ उसको मैं क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मेरे बेटा, क्यू डैश से, और इस पर जो चार्ज था वो है क्यू, ठीक है बेटा। इस पर चार्ज कितना है मेरे बेटा, क्यू चार्ज है। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे, जो क्यू डैश चार्ज है, क्यू डैश है, वो इक्वल होगा मेरे बेटा माइनस क्यू, 1 माइनस 1 अपॉन में मेरे बेटा के, और के मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो इंड्यूसर है और जो इंड्यूस्ड बॉडी है उन दोनों के बीच में अपोजिट नेचर के चार्ज जनरेट होंगे, अपोजिट नेचर के। इफ यदि के की जो वैल्यू है, यदि मैं वो 1 ले लेता हूं, 1 किसके लिए होता है मेरे बेटा, वैक्यूम के लिए होता है। 1 किसके लिए होता है मेरे बेटा, वैक्यूम के लिए होता है ना। तो भैया जो क्यू डैश इंड्यूस्ड चार्ज है वो क्या आएगा मेरे बेटा, जीरो, और जीरो का मतलब है नो इंडक्शन। जीरो का मतलब क्या है मेरे बेटा, नो इंडक्शन, है ना। इफ यदि के की वैल्यू इनफाइनाइट ले लेते हैं, इनफाइनाइट किसके लिए लिखवाया था मैंने मेरे बेटा, मेटल के लिए होता है। इनफाइनाइट किसके लिए होता है, मेटल के लिए। तो उस केस में क्यू डैश बराबर क्या होगा, क्यू होगा, और यहां पर मैक्सिमम इंडक्शन हुआ है, मैक्सिमम इंडक्शन हुआ है। इस मेथड को क्या कहते हैं मेरे बेटा, इंडक्शन मेथड कहते हैं। देख लीजिए अच्छे से, नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे बेटा। इंडक्शन के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मेरे पास दो बॉडी हैं, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। इस बॉडी को 1 कह रहा हूं, इस बॉडी को मैं 2 का नाम दे रहा हूं। इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज मेरे बेटा Q2 है। क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इंडक्शन के बाद दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज बताइए क्या क्या आएगा, करना कैसे है। देखिए यहां से शुरुआत करो, इस 1 वाली बॉडी पर आधा चार्ज कितना लिख सकता हूं, Q/2, और इस पर भी कितना लिख सकता हूं मेरे बेटा, Q/2। ऐड करोगे तो Q1 बन जाएगा। यदि यहां पर प्लस का चार्ज है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा मेरे बेटा, सेम। यदि यहां माइनस है तो यहां पर क्या आएगा मेरे बेटा, प्लस का चार्ज आएगा, सेम। ठीक है बेटा, पहला प्रोसीजर। दूसरा, यहां से शुरुआत करो सेकंड प्लेट से, आधा कर लो इसको। आधा करेंगे तो कितना आएगा, Q2/2
यहां पर क्या आएगा मेरे बेटा Q2/2, यहां प्लस है तो यहां क्या आएगा बेटा -Q2/2, और यहां पर क्या आएगा मेरे बेटा +Q2/2 आएगा, प्लस में Q2/2 आएगा। अब नेट देखिए, इन दोनों को ऐड कीजिए मेरे बेटा, इन इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा मेरे बेटा इन दोनों को, तो इस वाली प्लेट पर यहां पर चार्ज आया Q1 प्लस में Q2 अपॉन में कितना आएगा मेरे बच्चे 2 आएगा। इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा Q1 माइनस क्या आएगा Q2 अपॉन में कितना आएगा मेरे बच्चे 2 आएगा। सेकंड प्लेट है मेरे बेटा, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस बाहर ले लो, Q1 माइनस Q2 अपॉन में क्या आएगा 2, लिख सकते हैं ना ऐसे इसको। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा Q1 और प्लस में Q2 अपॉन में कितना आया मेरे बेटा 2। सिंपल मेथड है इंडक्शन मेथड, ठीक है बेटा, सिंपल इंडक्शन मेथड। देखो इसी दो प्लेट का एक क्वेश्चन करता हूं पहले, बहुत आसान है मेरे बेटा, क्वेश्चन देखिएगा। 4 कूलाम और 6 कूलाम, यहां पर कितना लिख दूं 2 कूलाम 2 कूलाम -2 कूलाम और +2 कूलाम, पहला तरीका। दूसरा 6 से शुरुआत करो, +3 कूलाम +3 कूलाम -3 कूलाम और +3 कूलाम, कितना हो गया मेरे बेटा इन दोनों का एडिशन कितना आया 5 कूलाम। इन दोनों का क्या है मेरे बेटा -1 कूलाम, इन दोनों का क्या है मेरे बेटा +1 कूलाम, और इन दोनों का एडिशन क्या है मेरे बेटा +5 कूलाम। देख लीजिए, देखिए इस साइड आएगा +5 -1 +1 +5, ये है इंडक्शन मेथड। अब यदि 3 प्लेट भी आ जाएं तब भी आपको अपना मेथड चेंज नहीं करना है, 3 आ जाएं, देखिए 3 आ जा लगाते हैं, 1 2 3, चलिए 4 कूलाम 0 कूलाम और 3 कूलाम, ये दे दिया मेरे बेटा ना, 3 दे रखा है 0 दे रखा है 4 दे रखा है। यहां से शुरुआत करो, क्या लिख सकता हूं बेटा +2 कूलाम +2 कूलाम, ये प्लस है तो ये क्या आएगा -2, ये माइनस है तो ये क्या आएगा +2, ये प्लस है तो ये क्या आएगा -2, और यहां क्या आएगा +2। 0 का करोगे तो 0 0 हो जाना है सब। 3 को करोगे तो कितना आएगा 3/2, यहां भी क्या आएगा 3/2, इसके जस्ट आगे वाला -3/2, इसके पीछे वाला +3/2, आगे वाला -3/2 और पीछे वाला +3/2। ऐड कर लीजिए, आंसर आ गया। ऐड करने पर क्या आएगा मेरे बेटा 2 दूनी 4 और 3 7, 7/2 कूलाम, 2 दूनी 4 1/2 कूलाम, 7/2 कूलाम और 1/2 कूलाम, ठीक है बेटा। आगे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा मेरे बेटा वही -1/2 कूलाम, इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 1/2 कूलाम, इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा मेरे बेटा -1/2 कूलाम, और इन दोनों करोगे तो 2 दूनी 4 7/2 कूलाम। देख लीजिए बेटा, अभी जिस भी साइड का आपको पूछा जाए उस वाली साइड का आराम से आप आंसर बता सकते हैं। कई बार आपको पूछा जाता है कि फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड है, कि सेकंड का लेफ्ट साइड बताइए क्या चार्ज आएगा, सेकंड का लेफ्ट साइड आएगा मेरे बेटा -1/2 आएगा, ठीक है बेटा। थर्ड का राइट साइड क्या आएगा, थर्ड का राइट साइड आएगा मेरे बेटा +7/2 कूलाम। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ये सभी आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के अंदर, कि चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर है मेरे बेटा कि चार्जेस के और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इससे आगे जो टॉपिक आने वाला है वो आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में पूरा, और बहुत सारे फोर्सेस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हैं, चाहे वो मेडिकल सेक्शन में हो चाहे नॉन मेडिकल सेक्शन में हो, सभी में फोर्सेस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम आपको प्रीवियस ईयर एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे, और जिससे आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच।